अब सवाल ये है, क्या सभी प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही होता है या नहीं। तो हमने साइंटिस्ट ने बहुत सारे वाइड रेंज के प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता किया कि भाई दो प्लांट्स के ग्रुप हैं, एक जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। दूसरा ग्रुप वो जिसमें एक तरीके से फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन है तो ऑर्गेनिक एसिड ही, पर उसमें 3 की जगह 4 कार्बन है और उसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब सवाल ये आया कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा और फिर 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। 3 कार्बन वाला हम इसलिए मेनली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 3 कार्बन वाला जो केल्विन पाथवे है वो सभी प्लांट्स में फॉलो होता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। ये हम अभी डिटेल में भी देखेंगे जब हम इंडिविजुअली C3 पाथवे को देखेंगे और फिर हम C4 पाथवे को देखेंगे। तो हमें C4 पाथवे में भी दिखेगा कि बाद में तो उसमें C3 ही हो रहा है, इसलिए हम C3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट को भी लगा, और ये मैंने पहले भी पूछा था कि आपको भी क्या लगता है इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होने चाहिए, क्योंकि फाइनली 3 कार्बन आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसके पास 2 कार्बन होने चाहिए। तो साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी शुरू की कि हमें इस 2 कार्बन वाला कंपाउंड ढूंढना है, पर डिस्कवरी करते वक्त यानी खोजते वक्त उन्हें ऐसा उन्हें 5 कार्बन वाला कंपाउंड मिला, जिस 5 कार्बन वाली कीटोस शुगर का नाम है RUBP। RUBP यानी राइबुलोस बिसफॉस्फेट। अब ये 5 कार्बन वाले से ये 3 कार्बन वाला कैसे बन रहा है, मतलब क्या है 5 में 1 6, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये हम अभी डिटेल में देखेंगे C3 पाथवे। बात करते हैं किसी केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल जो है वो मेल्विन केल्विन ने और उनके कोवर्कर्स ने इस पूरे पाथवे को देखा, यानी उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन क्या है, लेकिन फिर उन्हें ये इच्छा हुई कि अब हम पूरा पाथवे ही देख लेते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो उस केल्विन पाथवे को उन्होंने पता किया। तो अब एक लाइन यहाँ है कि केल्विन पाथवे सभी में ही होगा, चाहे वो प्लांट C3 हो। C3 में पहला प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड बनता है, और C4 प्लांट में पहला प्रोडक्ट तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, पर उसमें भी C3 पाथवे होता है। तो अभी हम C3 वाले को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम C4 वाले को भी डिस्कस करेंगे। तो जब C4 वाला डिस्कस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी C3 इंक्लूडेड है, उसमें भी C3 होता है। अब केल्विन साइकिल की 3 स्टेजेस होती है। पहली कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ CO2, फिर रिडक्शन है यानी रिडक्शन होगा, और फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन क्योंकि मैंने पहले लिखा है कि साइक्लिक मैनर में होती, तो साइकिल के लिए वापस पहले स्टेप पे घूम के आना पड़ेगा, यानी वापस से जो RUBP CO2 एक्सेप्ट करता है वही RUBP रीजनरेट होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। अब कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अब ये क्रूशियल वर्ड याद रखना है क्योंकि एक और स्टेप है जिसके लिए भी ऐसा ही कुछ लिखा है, पर वो क्रूशियल नहीं है, वो कुछ और है, तो वो हम आगे देखेंगे, मतलब इसी में ही आगे है, इसी पूरे C3 पाथवे में। तो वो कंफ्यूज करते हैं, MCQ में पूछते हैं कि C3 पाथवे का मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा है, तो हम दोनों वर्ड्स में NCERT कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करके लिखा है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलेशन इज द क्रूशियल स्टेप। अब यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी एडिशन ऑफ CO2 होता है और एक कंपाउंड बनता है, पर वो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं होता है, यानी वो फाइनली तो हमें नहीं मिलेगा, तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब CO2 का कार्बोक्सिलेशन करते हैं किसका, RUBP का। RUBP मतलब राइबुलोस। अब B मतलब बिस, यानी 2 जगह क्या है, फॉस्फेट है, बाय फॉस्फेट, यानी बिस यानी 2 जगह फॉस्फेट लगा हुआ है। तो किन 2 जगह, 1 वाले कार्बन पे एंड 5 वाले पे, क्योंकि राइबुलोस बिस फॉस्फेट मैंने पहले ही बताया था ये 5 कार्बन वाली कीटोस शुगर है। अब बात करते हैं एंजाइम। भाई कोई भी रिएक्शन है तो उसको कैटालाइज एंजाइम करेगा। अभी एंजाइम अगर सिर्फ कार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो इसमें सिर्फ कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी होनी चाहिए, पर जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे या डिटेल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके पास ऑक्सीजनेस वाली प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रुबिस्को, यानी राइबुलोस बिसफॉस्फेट के लिए इसके पास कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी है। अब यहाँ पे RUBP जब CO2 से मिलता है तो हमने कहा कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि हमने पहले C3 पाथवे है यानी 3 कार्बन वाला कुछ बनना चाहिए। कितने मॉलिक्यूल बनना, 2, देखो 5 कार्बन 1 कार्बन 6, तो 6 यहाँ पे भी आने चाहिए, 2 3 6 बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब केल्विन पाथवे का कार्बोक्सिलेशन स्टेप देखते हैं। अब रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन स्टेप एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीरीज में
रिएक्शन होते हैं और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे यानी एक साइकिल देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी बेसिक स्टेप, बेसिक जानकारी देख लीजिए। तो 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के चाहिए होते। एटीपी किसके लिए चाहिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। 2 मॉलिक्यूल्स एनएडीपीएच जो कि एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो 1 मॉलिक्यूल और CO2 के रिडक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हमें क्या है? ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। उस हिसाब से आप देख सकते हो 12 ATP 12 NADPH चाहिए, ठीक है। तो ये तो रिडक्शन स्टेप के लिए चाहिए। अब यहाँ पे एक CO2 की साइकिल है, तो ऐसे 6 बार करनी पड़ेगी, तो 6 टर्न्स ऑफ साइकिल लेने पड़ेंगे। अब रीजनरेशन में हम किसको रीजनरेट करें? CO2 का एक्सेप्ट राइबोलोस बिसफॉस्फेट को। तो ये भी एक तरीके से RUBP को रीजनरेट करना तो जरूरी है, तभी तो साइकिल बार बार होगी। 6 बार चाहिए एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो RUBP जब वापस आएगा तभी तो साइकिल चलेगी। अब इस रीजनरेशन वाले स्टेप में भी 1 ATP चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम कैल्विन बात करें तो 2 + 1 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। फॉर 6 मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए होंगे? 6 3 18 ATP चाहिए होंगे एंड 6 2 12 NADPH चाहिए। अब ATP एक्स्ट्रा चाहिए, तो दोनों ATP और NADPH बनते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, लेकिन सिर्फ ATP बनता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको यहाँ समझ आया कि भाई हमें सिर्फ एक ATP एक्स्ट्रा की भी ज़रूरत है। हमें उतने NADPH नहीं चाहिए, हमें 12 ही चाहिए, लेकिन हमें ATP 18 चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा ATP की भरपाई करने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस है विच इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब यही केल्विन पाथ में थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि 18 ATP चाहिए, जिनमें से 12 रिडक्शन रिएक्शन के लिए चाहिए और 12 NADPH भी रिडक्शन में ही चाहिए। बच्चे भी 6 ATP रीजनरेशन वाले स्टेप में चाहिए। रीजनरेशन वाले स्टेप में हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं RUBP का। बेसिकली राइबोलोस मोनोफॉस्फेट बनता है जिसमें सिर्फ एक फॉस्फेट है, जबकि हमें पता है राइबोलोस 1 और 5 दोनों पे फॉस्फेट होता है यानी बिसफॉस्फेट। तो उसके लिए वापस से फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP की जरूरत होगी। तो उससे राइबोलोस फॉस्फेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए इन रीजनरेशन स्टेप। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 चाहिए। NCERT में 1 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग दी है, यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए चाहिए। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दे रहा था, तो 6 2 12 12 देगा। अब यहाँ पे हमें पता है रिडक्शन स्टेप होता है और 12 ATP चाहिए, यानी फॉर 1 मॉलिक्यूल देयर इज 1 ATP। ओके, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 ATP चाहिए, यानी एक मॉलिक्यूल 1 ATP का फॉस्फोराइलेशन कर लेगा। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेप थोड़ा और डिटेल में जाता है। यहाँ पे पहले सिर्फ 3 पे फॉस्फेट होता है, फिर ये भी 1 3 पे बनता है, यानी वो जो होता है ना ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ते हैं, उसी ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट। ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो उसमें ये सब स्टेप्स रिवर्स होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम डिटेल में पढ़ते हैं MBBS फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा जानकारी कि ये और ये कैसे मतलब शुगर फॉर्म होती है, कैसे राइबोलोस मोनोफॉस्फेट बनता है, जस्ट अ बेसिक जानकारी। ये दोनों हम डिटेल में MBBS फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं, पर जस्ट अ बेसिक जानकारी अभी के लिए हम मिल जाएगी। तो 12 ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, जिसे NCERT ने ट्रायोस फॉस्फेट कहा है, क्योंकि यहाँ पे ये है 12 मॉलिक्यूल्स पर ये 3 कार्बन की शुगर है और इसके 3 पे क्या है? फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये 3 कार्बन की है इसलिए ट्रायोस, और इसके पास फॉस्फेट है इसलिए ट्रायोस फॉस्फेट नाम दिया। अब इसके 12 में से 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल एक में क्या है? 3 कार्बन है, तो 2 3 6, तो एक ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज या कोई और फॉर्म ऑफ शुगर बना सकते हैं, फ्रक्टोज भी बन सकती है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो एल्डिहाइड केटोन आइसोमर्स होते हैं, तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स बचे हुए, 2 यहाँ यूज हो गए, तो बच्चे कितने? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो 10 3 अब एक में कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 60, और यहाँ पे कितने हैं? सॉरी 10 3 30, और यहाँ पे एक राइबोलोस फॉस्फेट क्या है? कीटोन शुगर है, यानी इसमें कितने कार्बन है? 5, तो 5 6 भी 30 और 10 3 भी 30। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 6 मॉलिक्यूल राइबोलोस मोनोफॉस्फेट, यानी इसमें सिर्फ अभी एक फॉस्फेट है, इसलिए हम वापस से ATP यूज करेंगे। फॉर 1 मॉलिक्यूल देयर इज 1 ATP बिकॉज 6 RUMP यानी राइबोलोस मोनोफॉस्फेट को 6 ATP चाहिए, यानी एक मॉलिक्यूल 1 ATP एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेशन करेगा, तो 6 राइबोलोस बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये ही मेन है
एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है तो डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फॉर अ बेसिक क्यूरियोसिटी इसके बाद मैं थोड़ा बता देती हूँ ये कैसे फॉर्म होते हैं। बाकी बेसिक यही रिएक्शन है एंड आई होप ये भी मतलब एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं बताया तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। स्टेप वाइज डिटेल में देख लेते हैं। वैसे ये आप एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ोगे, बट फॉर जनरल क्यूरियोसिटी बता देती हूँ। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज देखते हैं सबसे पहले। ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने का, वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन जो वापस से ग्लूकोज को बनाने वाला प्रोसेस होता है उसका नाम आपने सुना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते। जहाँ जहाँ पे एटीपी यूज होती है ऐसे कुछ कुछ स्टेप्स अनरिवर्सिबल होते हैं, तो सिर्फ उसमें एंजाइम चेंज होते हैं। बाकी जो सारे स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्सिबल होते हैं वो यूं ही सिंपली रिवर्स हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फिर हम ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं कि मतलब हम अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जा रहे हैं, तो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल हैं और हर एक के पास 3 कार्बन है, तो वो मिलकर बना देता है फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट, दूसरे मॉलिक्यूल के पास दूसरा फॉस्फेट, तो दोनों जुड़ के 3 से 6 कार्बन भी बन गए और 2 फॉस्फेट है, इसलिए 1,6-bis-फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट से हम देखते हैं कन्वर्जन होकर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना देता है और फाइनली ग्लूकोज बन जाता है। तो इससे हमारी शुगर बन गई है। अब सिंथेसिस ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, तो यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसके पास 3 कार्बन होते हैं। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कहाँ से आया? देखो यही वाला स्टेप अगर दोहराएंगे तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आ जाएगा। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 2 कार्बन में टूटता है और 4 कार्बन में अलग से टूटता है। 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट होता है, यानी इसके 4th कार्बन में फॉस्फेट होता है 4 कार्बन ये भी आगे जाके राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से बिसफॉस्फेट बनाते हैं, पर अभी हम इतना डिटेल में जान ही रहे हैं। तो 3 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, 5 कार्बन, तो ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट बनता है, उससे राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनता है, बट इट्स मोनोफॉस्फेट। तो इसलिए हम एटीपी यूज करेंगे जैसा कि रीजनरेशन स्टेप में होता है। और राइबोलोज 1 पे भी और 5 पे, यानी 1th कार्बन पे और 5th कार्बन पे दोनों पे फॉस्फेट लग जाता है, राइबोलोज 1,5-bis-फॉस्फेट बन जाता है। आई होप सो कि ये थोड़ी हेल्पफुल रहा होगा। और पाथवे में पता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन 4 कार्बन वाला एसिड होता है जिसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं, और C3 में 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब C4 पाथवे को, जैसे C3 पाथवे को कैल्विन पाथवे कहा गया था, वैसे C4 पाथवे को हैच-एंड-स्लैग पाथवे कहा जाता है। ये भी C3 पाथवे यूज करते हैं। C3 पाथवे ही इनमें भी मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, यानी फोटोसिंथेसिस यानी फूड को सिंथेसिस करने वाला पाथवे C3 ही होता है। तो फिर C3 C4 में इंटर क्या हुआ? C4 स्पेशल कैसे हुआ, उसमें क्या स्पेशल है? तो एक तो इसमें स्पेशल टाइप की लीफ की एनाटॉमी जिसे क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है ये भी देखेंगे। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर देते हैं। दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी जब इंटेंसिटी प्लेट ज़्यादा होती है तभी ये अच्छे से रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनमें एक फोटो रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है। फोटो रेस्पायरेशन वाला प्लांट रूबिस्को के पास ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी होती है, तो वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट जो CO2 वाला पाथवे है वो कम हो जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, इसलिए इनमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। फोटो रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है रूबिस्को से, क्योंकि हमें पता है उसके पास कार्बोक्सिलेज के साथ ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी भी होती है। तो CO2 की जगह ऑक्सीजन अगर बाइंड हो गया तो CO2 वाला पाथवे नहीं होगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, फोटोसिंथेसिस कम हो गई, तो प्लांट खाना ही नहीं बना पाएगा, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देयर दोनों प्लांट्स, अब आप अलग मतलब एक वाइड रेंज के प्लांट वाले एरिया में जाओ तो आपको कुछ प्लांट C4 वाले भी मिल जाएंगे। तो जब आप लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटोगे तो आपको दोनों में अंतर दिखेगा। C4 प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल होते हैं। उन वेस्कुलर बंडल के अराउंड आपको बड़े बड़े सेल्स दिखते हैं जिन्हें बंडल शीट सेल्स BSC मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लार्ज सेल्स मिलते हैं। जिन लीव्स के पास मतलब अपने
कट सेक्शन काटा और आपको जाइलम फ्लोएम यानी जाइलम फ्लोएम जिन टिश्यू में वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके अराउंड अगर आपको बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, बंडल शीट सेल्स, तो वो क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो C4 प्लांट है, जिनमें ऐसा नहीं है वो C3 प्लांट है। अब इस बंडल शीट सेल की हम बात हुई तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी सेवरल लेयर होते हैं अराउंड वैस्कुलर बंडल, यानी वैस्कुलर बंडल है उसके अराउंड इनकी काफी लेयर्स होती है, सेवरल मतलब एक दो से ज्यादा लेयर्स होती है। अब इनकी खासियत क्या होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारा पिगमेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट एक तो ज्यादा है। थिक वॉल इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे थिक वॉल है ताकि गैसेस जो हो जाए वो एक तरीके से ऐसे CO2 है तो वापस रिलीज बैक ना हो जाए, और नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब ये बंडल शीट सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से पास होते हैं। थिक वॉल इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज यानी गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देते, इतनी मोटी वॉल होती कि भाई जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो लूज नहीं हो जाए, इस तरीके से। हमें बताए C4 पाथवे में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और यह एचेंस-लाइक पाथवे कहा गया है। अब इसमें प्राइमरी CO2 का एक्सेप्टर क्या होगा, जैसे वहां पे CO2 का एक्सेप्टर नहीं, सबसे प्राइमरी मतलब पहला, तो पहला CO2 का एक्सेप्टर था RUBP। अब यहाँ पे हमें 4 कार्बन वाला बनाना है मॉलिक्यूल, तो 3 कार्बन वाला एक्सेप्टर होगा जिसमें एक मॉलिक्यूल CO2 का जुड़ा था, 3 + 1 4 ऐसे। तो क्या है ये, फोस्फेनॉल पायरेट। अब इस रिएक्शन को भी तो वही ना कराएगा बाई CO2 प्लस फोस्फेनॉल पायरेट गिव्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन के लिए कोई एंजाइम है, एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज यानी CO2 का एडिशन करा रहा है, लेकिन इसका कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, जैसे वो रुबिस्को था तो इसको हमने कह दिया पेपकेस। अब यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स तो देखो हर लीफ में होंगे, और हमने पढ़ा था क्रांस एनाटॉमी होती है C4 प्लांट में, तो क्रांस एनाटॉमी में भर भर के सेल्स थे बंडल शीट सेल्स। तो बात इन 2 के हिसाब से होगी, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। जो हमारे C3 प्लांट थे उनमें जो बायोसिंथेटिक पाथवे है, कौन सा, केल्विन पाथवे, वो मेसोफिल सेल में ही हो रहा था। लेकिन हमारे C4 प्लांट में एक और सेल है मेसोफिल के अलावा बंडल शीट सेल, तो उस बंडल शीट सेल्स में क्या होगा, केल्विन पाथवे होगा। हमें ये तो पता है ना कि केल्विन पाथवे ही वो मेन पाथवे है जो दोनों में होता है, C3 C4 में। फिर हमने बोला C4 में क्या ऐसा स्पेशल है, तो वो भी हमें पता चला। अब मेसोफिल सेल में क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। रुबिस्को एंजाइम किस लिए चाहिए, वो पूरे केल्विन साइकिल को कराने के लिए फर्स्ट स्टेप में रुबिस्को एंजाइम ही काम आता है, तो रुबिस्को एंजाइम नहीं है। तो C4 वाला 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो बनता है मेसोफिल सेल्स में। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, पेपकेस एंजाइम चाहिए, रुबिस्को तो चाहिए भी नहीं। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है, CO2 जो है अपने प्राइमरी एक्सेप्टर फोस्फोइनॉल पायरेट से जुड़ता है। अब फोस्फोइनॉल पायरेट प्लस CO2 गिव्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेस यानी फोस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज। अब यानी मेसोफिल सेल में बन गया हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है मेसोफिल के अंदर ही, ये सवाल आ सकता है कि भाई वो कन्वर्ट होता है मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में, या तो मैलिक एसिड बनेगा या एस्पार्टिक एसिड बनेगा, तो वो किसमें बनता है, मेसोफिल सेल में ही अपना फॉर्म कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बन जाता है एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड। फिर वो है ना 4 कार्बन वाला ही है, पर अब वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं है, या तो मैलिक एसिड है या एस्पार्टिक एसिड है, वो ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल्स में ये 4 कार्बन वाला एसिड या तो मैलिक एसिड होगा या एस्पार्टिक एसिड होगा, वो CO2 और 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाता है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड बंडल शीट सेल से वापस मेसोफिल सेल में जाता है और क्या बना देता है, फोस्फोइनॉल पायरेट, यानी जो प्राइमरी एक्सेप्टर था, यानी रीजनरेट हो गया, यानी ये भी एक तरीके से क्या साइक्लिक पाथवे है। अब ये CO2 का क्या रोल है, ये CO2 बंडल शीट सेल में जो आया वो हमारा मेन बायोसिंथेटिक पाथवे केल्विन पाथवे करेगा, जिसके लिए रुबिस्को एंजाइम चाहिए। तो रुबिस्को एंजाइम बंडल शीट सेल जो है वो रुबिस्को एंजाइम में रिच होता है, पर इसको पेपकेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना नहीं है, तो इसमें पेपकेस नहीं होता और मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता है। तो C4 पाथवे भी पता चलेगा साइक्लिक है क्योंकि फोस्फेनॉल पायरेट PEP वापस से रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, ये बता ही दिया है कि C3 प्लांट में मेसोफिल सेल्स में होता है, C4 प्लांट में केल्विन पाथवे बंडल शीट सेल्स में होता है। अब C4 प्लांट के एग्जाम्पल है जैसे मेज और सॉर्गम, ये 2 एनसीईआरटी में गिवन है और यूजुअली इन पे सवाल आता है। इनमें हम
एक तरीके से जब कट सेक्शन लेंगे तो हमें क्रांच एनाटॉमी दिखेगी और एक अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा मेसोफिल सेल से, जिसमें हम C4 और C3 प्लांट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी क्रांच एनाटॉमी दिखेगी, वेस्कुलर बंडल के अराउंड बहुत बड़े बड़े से बंडल शीथ सेल्स होंगे और मेसोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग तरीके से होगा। हम एक बार इसे पूरे डायग्राम फॉर्म में देखते हैं। वही सब एक बार डायग्रामेटिक वे में। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 जो होती है वो जाती है, मतलब सेल में स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर करती है। अब CO2 वाटर मिलके HCO3 बनाते हैं, यानी ये एक तरीके से CO2 को लेने का फॉर्म है। अब CO2 जो होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? फोस्फेनॉल पायरुवेट, और एंजाइम था पेप्केस इन मेसोफिल सेल। ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है बट पेप्केस है। उससे फिक्सेशन करके 4 कार्बन वाला एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। वही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है या तो मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो ये 2 सेल है, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, इसे कनेक्ट करने वाला प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लांट की सेल वॉल में चैनल होते हैं, कनेक्शन के चैनल्स। अब C4 एसिड या तो स्पार्टिक एसिड है या मैलिक एसिड है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का रिमूवल होगा, तो ये हो गया CO2 का रिमूवल। CO2 कहाँ जाएगा? कैल्विन साइकिल में यानी C3 पाथवे में। अब 3 कार्बन वाला एसिड बना, कौन सा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं फोस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है और 2 ATP रिलीज होता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, तो पायरुविक एसिड से फोस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है तो 2 ATP यूटिलाइज होंगे। तो ये ATP डिफरेंस है C3 एंड C4 पाथवे। वहां पे क्या चाहिए? 18 ATP चाहिए थे, है ना। C3 पाथवे वही हमें 6 ATP जो थे, सॉरी 2 ATP required थे for 1 molecule of CO2 in case of reduction and 1 molecule of ATP for regeneration। तो कुल मिला के रीजनरेशन के लिए 1 molecule of CO2, 1 molecule of ATP और रिडक्शन के लिए 2, तो 3 चाहिए ATP for 1 molecule of CO2, यानी 3 6 18 ATP चाहिए, प्लस यहाँ 2 और हैं for 1 molecule of CO2। तो कैलकुलेट करना है उस हिसाब से। फिर ये C3 एसिड जो है उसमें पायरिक एसिड से फोस्फेनॉल पायरुवेट वापस से रीजनरेट कर दिया गया, तो साइक्लिक पाथवे हो गया पूरी तरीके से। वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया। बंडल शीथ सेल जो कि रिच था रुबिस्को में, लैक करता है पेप्केस में, रुबिस्को चाहिए फॉर C3 पाथवे, तो ये चला गया। अब ATP के बारे में बताते हैं। और 1 molecule of CO2, 3 molecule तो हमें C3 में चाहिए, 2 in case of reduction and 1 in case of regeneration, and 2 molecule C4 पाथवे के लिए इस स्टेप में चाहिए। तो कुल मिला के 5 ATP चाहिए for 1 molecule। So for 6 molecule 5 6 30 यानी ओवरऑल 30 ATP रिक्वायर्ड है। और NADPH तो उतने ही चाहिए, 2 for 1 molecule of CO2 यानी 2 6 12।